साल 1964 में नासा के एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करने वाला एक एरोस्पेस इंजीनियर गैरी आर्नोल्ड फ्लैंड्रो कैलकुलेशन से देखते कि सोलर सिस्टम के चार बड़े जाइंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक ही लाइन में आ रहे हैं, जो बहुत ही रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट है जो हर 175 सालों में एक बार होता है। अब इसी चीज को यूज करके नासा में एक ग्रैंड टूर की प्लानिंग किया जाता है। एक ऐसा टूर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तक होके इंटरस्टेलर स्पेस तक जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं ऐसा ही एक रोमांचों से भरे ग्रैंड टूर के बारे में, वॉयजर्स मिशन के बारे में जो नासा के द्वारा किया गया था, और साथ में वॉयजर्स में लगे एलियन के लिए मैसेजेस के बारे में आज के इस वीडियो में। The Voyager 2 spacecraft has crossed a boundary that marks the start of interstellar Voyager space. 1 probe has made history by becoming the first human-made object to leave our solar system on. The space probe launched in 1977, the second human-made object to enter interstellar space with Baba. 1977 on a mission to explore the solar system. Has successfully entered interstellar space, meaning it's exited our neighborhood defined by the sun. 20 अगस्त साल 1977 को एक टाइटन रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा से वॉयजर 2 को लॉन्च किया जाता है। उसके ठीक 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयजर 1 को भी लॉन्च किया जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर से। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में 10 डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया था, जैसे 2 इमेजिंग कैमरा सिस्टम, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, एक बड़ा सा एंटेना जो पृथ्वी में कम्युनिकेट करने के लिए था, और कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट। इन सब को पावर सप्लाई करने के लिए था एक रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लगभग 18 महीने बाद वो जुपिटर के करीब पहुंचता है और जाते ही बहुत सारे डिस्कवरीज करता है। ये पहली बार ही था जब जुपिटर के क्लियर कट फोटोज हमें देखने को मिलते हैं। साथ में जुपिटर के 2 नए मून को भी डिस्कवर करता है। हम लोगों को पहली बार ही जुपिटर के रिंग के बारे में भी पता चलता है। हम लोगों के सामने जुपिटर के आयो मून में एक वॉल्केनिक एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये पहली बार ही था जब किसी मून में वॉल्केनिक एक्टिविटी को देखा गया हो। वॉयजर 1 के पहुंचने के लगभग 4 महीने बाद वॉयजर 2 पहुंचता है जुपिटर के करीब। उसका लेट पहुंचने का कारण था उसकी गति। वॉयजर 2 को वॉयजर 1 से पहले लॉन्च करने के बाद भी वो लेट पहुंचता है जुपिटर के पास। वॉयजर्स द्वारा जुपिटर के 3 नए मून और उसके रिंग को डिस्कवर किया गया था और जुपिटर के ढेरों फोटो खींचे गए थे। उसके बाद वॉयजर 1 सैटर्न के करीब पहुंचता है साल 1980 में नवंबर के टाइम को। इधर वॉयजर 2 को सैटर्न में पहुंचने में और 9 महीने का ज़्यादा समय लगता है। दोनों ही वॉयजर सैटर्न में भी बहुत सारे डिस्कवरीज करते हैं, जैसे उसके 3 नए मून को डिस्कवर करते हैं। वॉयजर्स के ही मदद से पहली बार साइंटिस्टों को पता चलता है कि टाइटन मून में भी लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। सैटर्न में ऐसे ढेरों डिस्कवरीज करने के बाद वॉयजर 2 बाकी के 2 और प्लैनेट तक जाता है। साल 1986 को यूरेनस के पास और साल 1989 को नेपच्यून के पास, और ये पहला और इकलौता ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लैनेट के पास से गुजरने वाला। इधर वॉयजर 1 सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम के इक्लिप्टिक प्लेन के 35 डिग्री एंगल में ऊपर की ओर चला जाता है। वॉयजर 1 अपनी प्रो ग्रेविटी असिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है। आज लगभग 60,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। और वॉयजर 2 नेपच्यून के बाद अपनी फाइनल डेस्टिनी इंटरस्टेलर स्पेस तक जाता है। साल 2012 में वॉयजर 1 फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाता है और ये पहला एक ऐसा मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला। साल 1990 को 14 फरवरी में वॉयजर 1 का एक कमाल का फोटो खींचते हैं, द पेल ब्लू डॉट। ये जो डॉट है ये है पृथ्वी, जो वॉयजर 1 से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींचा हुआ फोटो है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन वॉयजर 1 से मिल रहे थे रेडियो वेव की मदद से, जो पृथ्वी में 3 बड़े बड़े एंटेना के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, जो धरती के 3 डिफरेंट लोकेशन में है, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, मद्रिद। और इधर वॉयजर 2 30 अगस्त साल 2007 में टर्मिनेशन शॉक को पार कर देता है और हीलियोस हेथ में
एंटर कर जाता है और साल 2018 में फाइनली वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं वॉयजर्स में लगे हुए रिकॉर्ड्स के बारे में। ये रिकॉर्ड्स भेजे गए थे ताकि स्पेस में अगर कोई एलियन स्पीसीज है तो उन लोगों को हमारे बारे में पता चले। ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड था 12 इंचेस डायमीटर का गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क, जिसके ऊपर इसको प्ले करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। इस रिकॉर्ड को हम लोगों ने गोल्डन रिकॉर्ड का नाम दिया है। अब ज़रा इसके अंदर के कंटेंट को देखते हैं। इस गोल्डन रिकॉर्ड में 55 डिफरेंट भाषाओं में ग्रीटिंग दिए गए हैं, जैसे एंशिएंट लैंग्वेज में, क्लासिकल लैंग्वेज में जैसे लैटिन, मॉडर्न लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश और स्पेनिश, और इसमें कुछ इंडियन लैंग्वेज भी हैं जैसे बंगाली, हिंदी, गुजराती। ऐसे करके 55 डिफरेंट भाषाओं में ग्रीटिंग्स दिए गए हैं। Hello from the children of planet Earth. दूसरा है म्यूजिक कलेक्शन। इसमें 27 डिफरेंट गाना था, जिसमें एक इंडियन गाना भी था जो केसर भाई केरकर के द्वारा गाया गया था, जात कहाँ हो। अब अगला है साउंड्स ऑफ द अर्थ, जिसमें धरती के डिफरेंट टाइप के साउंड्स थे, जैसे एनिमल के साउंड लाइक बर्ड, व्हेल, एलिफेंट। दूसरा है नेचुरल साउंड, जैसे हवा, बारिश, पानी की लहरें। उसके साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के भी साउंड थे, जैसे पैरों की आवाज़, ज़ोरों से हंसना, हार्ट बीट की आवाज़। साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल भी साउंड थे, जैसे शिप, ट्रेन, इंजन की आवाज़। और आखिर वाला पार्ट था सीन्स ऑफ द अर्थ। 116 इमेजेस जो ऑडियो फॉर्म में इस गोल्डन रिकॉर्ड में था, जो धरती के डिफरेंट चीज़ों को हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के स्पीशीज के बारे में दर्शाता हो, जैसे बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन, साइंटिफिक डायग्राम, ह्यूमन एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, डीएनए स्ट्रक्चर और कुछ नेचुरल फोटोज, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। ये सब कुछ इस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर था। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से बहुत दूर है। उसके ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट को आज बंद कर दिया गया है, इंक्लूडिंग उनके कैमरा को भी। आज वॉयजर से पृथ्वी तक सिग्नल आने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। एस्टिमेट किया जाता है 2035 तक वॉयजर्स के पावर सप्लाई ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। वॉयजर जैसे ही और भी कुछ स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए थे, जैसे पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू होराइजन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।